Hi all of you, welcome to this session. Hope you must be fine, your family members must be fine in this period of COVID-19. आज का सेशन हम लोगों का होगा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था नाउन का पार्ट 4 किया था। आज उसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, नाउन्स एंड नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आज डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू ग्रामर पोर्शन ऑफ नाउन, दो क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड तुम्हारे सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये एसएससी एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को पूछा गया था और ये सिनोनिम पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है, टिक द सेम वर्ड। एक मेन वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इसमें से जो वर्ड मैच करता है उस मेन वर्ड से उसको हम टिक करेंगे। तो एक क्वेश्चन इधर है और क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, सेम वर्ड टिक करना है, सिनोनिम पर बेस्ड है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं कि क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए, जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी तुमको 5 वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। मेन वर्ड का मीनिंग पता है, साथ ही साथ नीचे के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो भी मीनिंग तुमको पता होना चाहिए। तो पहले अगर हम वर्ड्स के मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं तो फिर ऑप्शन बताना तुम्हारे लिए बेहद आसान होगा। देखते हैं, पहला वर्ड है डेक्सटेरिटी। ये एक नाउन है और नीचे के भी जो चारों वर्ड्स हैं ये भी नाउन हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग धीरे धीरे डेवलप करेंगे कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। बट वो इस तरह के क्वेश्चंस में एक्यूरेसी डेवलप कर देता है। बट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई योर नॉलेज ऑफ ग्रामर। यहाँ पे ग्रामर के नॉलेज को हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 5 वर्ड्स हैं वो नाउन हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर वर्ड मीनिंग के हिसाब से आंसर को टिक करना होगा, ठीक है। पहला जो वर्ड है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी मीन्स होता है निपुणता। किसी अगर कोई आदमी किसी चीज़ में स्किल्ड है तो हम कहेंगे कि इसका इस फील्ड में डेक्सटेरिटी है। निपुणता के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डेक्सटेरिटी। इसी से वर्ड बनता है डेक्स्ट्रस। जैसे ही इज डेक्स्ट्रस इन दिस, वो इस काम में निपुण है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डेक्स्ट्रस। बट यहाँ पे नाउन है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी मीन्स निपुणता, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस में कौन कौन से वर्ड्स हैं इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ऑकवर्डनेस। एक वर्ड होता है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड एक एडजेक्टिव है और उसी से बना हुआ वर्ड है ऑकवर्डनेस। ऑकवर्डनेस मीन्स होता है भद्दापन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं विच इज़ नॉट ए प्लेजेंट सिचुएशन, तो हम लोग बोलते हैं द सिचुएशन वॉज ऑकवर्ड। भद्दा था, खराब था, नेगेटिव सेंस में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो उसी से बना हुआ नाउन है ऑकवर्डनेस। ऑकवर्डनेस मीन्स भद्दापन। अगर हम इस वर्ड की बात करें तो ये वर्ड इससे बहुत मैच करता है, ये दोनों वर्ड। क्लमजीनेस। क्लमजीनेस मीन्स भी होता है भद्दापन। जैसे द रूम वॉज क्लमजी, रूम डिसऑर्गेनाइज था और अच्छा नहीं लग रहा था। द एम्बियंस ऑफ द रूम वॉज नॉट प्लेजेंट, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं क्लमजी और उसी से बना हुआ नाउन है क्लमजीनेस। तो ये दोनों वर्ड एक जैसे मीनिंग के हैं, तो इसीलिए ये दोनों मेरे आंसर नहीं हो सकते। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब इस तरह के क्वेश्चंस में 2 वर्ड एक मीनिंग के होंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉप वन एंड पिक द अदर। दोनों में से कोई भी मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑकवर्डनेस को टिक करूं तो यू मे रेज द ऑब्जेक्शन कि सर क्लमजीनेस को आपने क्यों छोड़ दिया। क्लमजीनेस भी हो सकता था, तो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज सेफ टू ओमिट दीज 2 ऑप्शंस। तो ए और सी मेरा आंसर नहीं होगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, दैट इज बी एंड डी। अब बी और डी में से डिसाइड करते हैं कि डेक्सटेरिटी के लिए सेम वर्ड कौन सा होगा। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है नैक। ये बहुत ही अनकॉमन वर्ड है। वी नो दिस वर्ड। नॉक हम लोग जानते हैं, नॉक का मतलब खटखटाना होता है
और एक फ्रेज भी बनता है नॉक डाउन। नॉक डाउन का मतलब होता है किसी को गिरा देना, धक्का लगा के किसी को गिरा देना। बट वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड नैक। नैक मीन्स होता है निपुणता। जैसे कोई मैथ के अगर टीचर हैं और काफ़ी ट्रिकी मैथ्स बताते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ही हैज़ अ सफिशिएंट नैक ओवर दिस टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं नैक। नैक मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि नैक का मीनिंग होता है निपुणता। तो ये वर्ड डेक्सटरिटी के बहुत क्लोज है, बट वी शुड ऑल्सो डिस्कस द लास्ट ऑप्शन डिसएबिलिटी। एबिलिटी यू नो, एबल मीन्स होता है समर्थ। जैसे आई एम एबल टू डू दिस, मैं ऐसा करने में समर्थ हूँ या ये काम मैं कर सकता हूँ, उसी से बनता है वर्ड एबिलिटी। उसकी एबिलिटी पे शक नहीं कर सकते हम लोग, उसकी योग्यता या उसकी समर्थता पे शक नहीं कर सकते, और उसी से वर्ड बनता है डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी मीन्स असमर्थता, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो अब जब चारों वर्ड, चारों ऑप्शंस के मीनिंग तुम्हें पता है तो डेफिनेटली तुम्हारा आंसर होना चाहिए बी। बी शुड बी योर आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। डेक्सटरिटी के लिए सेम वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं नैक, राइट। अगर इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे तो हमेशा आंसर मेरा सही होगा। नाउ वी कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 2। एक अच्छा वर्ड इसमें दिया हुआ है विम्सिकल। विम्सिकल इज एन एडजेक्टिव। नीचे में जो वर्ड्स देखते हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें भी अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो जो पांचों वर्ड्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो सब एडजेक्टिव ही हैं, इसीलिए यहाँ पर भी ग्रामर का नॉलेज यूज़ नहीं होगा। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर आप ये क्या बता रहे हैं कि ग्रामर का नॉलेज। देखो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मेन वर्ड तुम्हारा एडजेक्टिव है, ठीक है, बाकी जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें कोई एक वर्ड, सपोज बी एडजेक्टिव है और बाकी वर्ड्स कोई नाउन है, कोई वर्ब है और कोई एडवर्ब है। इस तरह का केस अगर देखने को मिलता है तब वहाँ पे ग्रामर के नॉलेज को यूज़ किया जा सकता है। कैसे? स्ट्रेट अवे हमारा आंसर होगा, चूंकि जो मेन वर्ड है वो एडजेक्टिव है तो इसीलिए एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से मिला देंगे, तो मेरा डेफिनेट आंसर बी होगा। बट अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं जो क्वेश्चन मेरे सामने है उसमें ये स्कोप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो पांचों वर्ड्स दिए गए हैं वो पांचों एडजेक्टिव के एडजेक्टिव ही हैं, इसीलिए वी आर नॉट एबल टू अप्लाई आवर नॉलेज ऑफ ग्रामर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुमको वर्ड का मीनिंग जानना ही होगा। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव और देयर इज़ नो वे आउट, ठीक है। तो पहला वर्ड जो है वर्ड विम्सिकल। विम्सिकल मीन्स होता है सनकी। सनकी मीन्स जो कोई भी काम कर सकता है बिना किसी लॉजिक के और बिना किसी रैशनल के। इरैशनल के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं विम्सिकल। कभी कभी ऐसा होता है, यू विल ऑल्सो यू मे हैव दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। कभी कभी जब तुम नौकरी में जाओगे तो कोई बॉस तुम्हारा विम्सिकल मिल जाएगा। क्या करने के लिए बोलेगा, कैसे करने के लिए बोलेगा, यू नेवर नो। मतलब वो वेरी अनप्रेडिक्टेबल होगा। कभी बोलेगा ये काम करो, 15 मिनट के बाद बोलेगा कि छोड़ो उस काम को, छोड़ो चलो इस काम को इस तरह से कर दो। तो दैट वे ही विल बी कॉल्ड विम्सिकल। विम्सिकल मीन्स होता है सनकी। इसी से एक फ्रेज भी बनता है विम्स एंड फैंसी। उसके लिए सनक के लिए हम लोग इस फ्रेज को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं नीचे में कौन कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला वर्ड है अनमूवेबल। एक वर्ड होता है इमूवेबल। एक वर्ड वी शुड नो द डिफरेंस। एक वर्ड है मूवेबल, जिसको कि मूव किया जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं मूवेबल। जैसे टेबल, चेयर, जो फर्नीचर होता है वो मूवेबल होता है, राइट। फिर एक वर्ड होता है इमूवेबल, जिसको तुम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। जैसे पेड़ अगर एक जगह पे जम गया तो वो इमूवेबल हो जाएगा, या मकान एक जगह पे बन गया तो वो इमूवेबल हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे वर्ड है इमूवेबल, एकदम निगेटिव वर्ड। फिर एक वर्ड है अनमूवेबल, मूवेबल, यहाँ पे अन है, यानी कि इसको मूव करना मुश्किल है। हो सकता है ये जो वर्ड है अनमूवेबल, ये मूवेबल और इमूवेबल के बीच का कंडीशन है, ठीक है, जिसको मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें दम लगाना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तब ऐसा हो पाएगा। सो मूवेबल, अनमूवेबल एंड इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, उसको हम लोग कहते हैं इमूवेबल, राइट। देन तो अनमूवेबल का मतलब जिसको मूव करना थोड़ा मुश्किल हो। फिर एक वर्ड है डिसिसिव। डिसीजन नाउन है, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय या फैसला, और उसी से वर्ड बनता है डिसिसिव। डिसिसिव मीन्स निर्णायक या निर्णय लेने वाला जो आदमी होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो डिसिसिव लीडर है या वो डिसिसिव ऑफिसर है, किसी भी चीज़ में डिसीजन लेता है। और ये मैच जो इंग्लैंड के अगेंस्ट है इंडिया का, ये इस टूर्नामेंट के लिए एक डिसिसिव मैच है, निर्णायक मैच है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिसिसिव। देन वी कम टू दिस वर्ड, ये बहुत ही अनकॉमन वर्ड है, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस मीन्स भी होता है अनप्रेडिक्टेबल, जो क्या कब क्या करेगा किसी को पता नहीं है। अभी गुस्सा है, तुरंत थोड़ी देर में बहुत खुश हो जाएगा, अभी अगर खुश है तो द नेक्स्ट मोमेंट ही इज़ वेरी वेरी एंग्री। तो वैसे व्यक्ति के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कैप्रिशियस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि बड़ा सनकी टाइप का आदमी है, पता नहीं कब क्या करेगा, तो दैट वे कैप्रिशियस इज इक्विवेलेंट टू दिस वर्ड whimsical, राइट। और फिर एक वर्ड है स्टेबल। स्टेबल मीन्स होता है स्थिर, जैसे उनकी कंडीशन स्टेबल है, स्थिर है, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं स्टेबल। जैसे उसका लाइफ अब स्टेबल हो गया है, स्थिर हो गया है, उसमें अस्थायीपन आ गया है, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं स्टेबल, ठीक है। अब पांचों वर्ड का मीनिंग तुम्हें पता है। whimsical इज इक्वल टू सनकी और अनप्रेडिक्टेबल, कैप्रिशियस ऑल्सो मीन्स सनकी और अनप्रेडिक्टेबल, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा whimsical का कैप्रिशियस। और जो तीन ऑप्शंस हैं ए, बी और डी, उनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं, इसीलिए ये मेरे आंसर्स नहीं होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिनोनिम और टिक द सेम वर्ड, ठीक है। उम्मीद है तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और इसमें जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए, जो वर्ड्स तुम नहीं जानते होगे, हालांकि कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था, स्टिल अगर जो वर्ड तुम नहीं जानते होगे उसको याद कर लेना, ये आगे के एग्जाम्स में भी काम देंगे, ठीक है। चलो, नाउ वी कम टू नाउन्स एंड नंबर्स, और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, जिसको कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउन्स एंड नंबर्स। नाउन्स एंड नंबर्स, इसके पहले वाले वीडियो में नाउन के पार्ट 4 में हमने 3 कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके 4th कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट 4। पहले कुछ इसका एग्जाम्पल्स लिखते हैं, देन वी विल डिस्कस द रूल, राइट। वी आर गोइंग टू राइट सम एग्जाम्पल्स फर्स्ट।
ये एग्जाम्पल 2 है. दीज आर एग्जाम्पल्स. Any of the questions is oblique are important for exam. Each of the players is oblique are fit to play. Third, either of the shirts was oblique were worth purchasing. और फोर्थ है ये 4 एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने हैं. एक बार ठीक से देख लो इन्हें. एनी ऑफ द क्वेश्चंस इज ऑब्लिक आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम. ईच ऑफ द प्लेयर्स इज ऑब्लिक आर फिट टू प्ले. ईदर ऑफ द शर्ट्स वॉज ऑब्लिक वर वर्थ परचेजिंग. यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया वर्थ परचेजिंग मीन्स खरीदने लायक. ठीक है. दिस इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग. ये मूवी ऐसी है जो देखने लायक है. तो लायक के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं वर्थ. नेक्स्ट, नीदर ऑफ द वॉचेज इज ऑब्लिक आर कॉस्टली. सो दीज आर 4 एग्जाम्पल्स जिसके बेसिस पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डेवलप करेंगे. ठीक है. देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट डेवलप होगा. एक तरह की चीज़ लिखी गई है सब जगह पे. इसको पहले अंडरलाइन करते हैं. एनी ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द. ये चारों में कॉमन है. एनी ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द. हाँ, इसमें फर्स्ट वर्ड भले अलग अलग है बट द स्ट्रक्चर इज कॉमन इन ऑल द 4 एग्जाम्पल्स. ठीक है. अब हम लोग फोकस करते हैं इस पे. क्वेश्चंस, प्लेयर्स, शर्ट्स, वॉचेस. ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं नाउन के. दीज आर नाउन्स. ठीक है. क्वेश्चंस, प्लेयर्स, शर्ट्स, वॉचेस. राइट. देन ये वाला किया हुआ है तुम लोगों के लिए. इसको हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे वर्ब्स हैं. ये ऑक्सिलियरी वर्ब भी हो सकता है या मेन वर्ब भी हो सकता है यहाँ पे. ठीक है. बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने हैं, एग्जाम्पल सिंपल हैं और ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं या ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं. क्लियर. अब व्हाट कॉन्सेप्ट वी नीड टू डेवलप देखते हैं. यहाँ पे जहाँ पर भी एनी ऑफ द है उसके बाद जो आने वाला नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्वेश्चंस है ना. क्वेश्चंस मीन्स ये प्लूरल है. ठीक है. सेकंड में अगर देखेंगे तो क्वेश्चंस प्लूरल है, प्लेयर्स भी प्लूरल है, शर्ट्स भी प्लूरल है और वॉचेस भी प्लूरल है. यानी कि एक चीज़ सेट हो गई, एक चीज़ पक्का पता चल गई हम लोगों को कि जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा एनी ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द या नीदर ऑफ द, जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो उसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा? आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा. एग्ज़ाम में क्या करेगा? एरर के क्वेश्चन में अगर ये कॉन्सेप्ट तुमको ठीक से पता नहीं है तो यहाँ पे दे देगा एनी ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पे सिंगुलर देगा. ठीक है.
सिंगुलर देगा, प्लेयर्स की जगह पर प्लेयर लिख देगा, शर्ट्स की जगह पे शर्ट लिख देगा, ऐसा करके क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे होना क्या चाहिए, वहाँ पे नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए, राइट। मीन्स कि जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट वर्ब। वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, दिस यू हैव टू डिसाइड। अगर फंडा क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस के हिसाब से तुम क्या करोगे कि भाई यहाँ पे वर्ब के पहले क्वेश्चंस आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे ना आर सही है, यहाँ पे आर सही है, यहाँ पे वर्ड सही है, और यहाँ पे वॉचेस के हिसाब से आर सही है, ये तुमको सही दिखेगा, ठीक है। बट द केस इज डिफरेंट, केस अलग है, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पर रूल कहता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर में नाउन तो प्लूरल होता है बट द फॉलोइंग वर्ब इज सिंगुलर, लेकिन उसके बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं उनको सिंगुलर होना चाहिए। मीन्स सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चंस के बाद इज सही होगा, प्लेयर्स के बाद भी इज सही होगा, ये पास्ट टेंस में है तो शर्ट्स के साथ वॉच सही होगा, और ये यहाँ पे वॉचेस के साथ इज सही होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है एनी, ईच, ईदर, नीदर, ऑफ द, तो उसके बाद आने वाले जो नाउन्स होते हैं वो तो प्लूरल होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि नाउन्स प्लूरल्स हैं, लेकिन वर्ब्स क्या होंगे, वर्ब्स को होना पड़ेगा सिंगुलर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 4। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो इसके रूल को हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से रूल को लिखा जा सकता है। In case of any oblique, each oblique, either oblique, neither of, plus the, plus noun, comma, the noun is plural but the following verb is singular. So two important points here are, in case of any, each, either, neither, of, plus the, plus noun, तो क्या important है, important है noun is plural। दिस इज वन पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कि नाउन को प्लूरल होना चाहिए बट द फॉलोइंग वर्ब इज सिंगुलर, लेकिन आने वाला जो वर्ब है ये सिंगुलर होगा। समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 था। नाउ वी मूव ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट 5 पे आते हैं। वहाँ पे जो यूज़ किया गया था एनी, ईच, ईदर, नीदर, तुम लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि नन कहाँ चला गया। नन भी तो इसी से मिलता जुलता है, तो नन कहाँ चला गया। नन के बारे में सर ने कुछ नहीं बताया, तो नन के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके लिए पहले 2 एग्जाम्पल्स लिखते हैं। नन का केस थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए इसको एक अलग पॉइंट के रूप में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखते हैं नन से रिलेटेड। None of the
furniture, none of the furniture is old. This is one example, none of the furniture is old. And second example, none of the rooms are air, none of the rooms are air conditioned. So these are two examples. यहाँ पर एक चीज़ दोनों में कॉमन है और वो है none of the, राइट? पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी से मिलता जुलता ये भी है। यहाँ पे जो फर्नीचर है और जो रूम्स हैं ये क्या हैं? ये नाउन है। और यहाँ पे इज और आर क्या है? ये भी हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? लेकिन दोनों में डिफरेंस है दोनों एग्जाम्पल्स में। यहाँ पे जो फर्नीचर है वो क्या है? फर्नीचर यहाँ पे सिंगुलर है, जबकि रूम्स यहाँ पे प्लूरल है। लाइकवाइज यहाँ पे जो इज़ है ये सिंगुलर है और आर जो है ये क्या है? ये प्लूरल है। तो ये अंतर हो गया। वहाँ पे स्ट्रेट अवे एक ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ईच, एनी, ईदर, नीदर, ऑफ द के बाद अगर नाउन है तो वो प्लूरल होगा और आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। बट नन वाले में थोड़ा कंट्रोवर्सी है। इसमें कंट्रोवर्सी क्या है ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नन ऑफ द के बाद अगर आने वाला फर्नीचर क्या है? फर्नीचर ये अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर, मनी, क्रॉकरी, इसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर अगर है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। और यहाँ पे रूम्स क्या है? रूम्स एक काउंटेबल नाउन है। 5 रूम हो सकता है, 7 रूम हो सकता है, ये काउंटेबल है। और अगर काउंटेबल नाउन को हम लोग कंसीडर करते हैं तो नन ऑफ द के बाद अगर काउंटेबल नाउन होगा तो वो प्लूरल होगा और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे एक कॉमन रूल था लेकिन यहाँ पे 2 केस है और दोनों में ये रूल अलग अलग है। ठीक है, ये समझ गए होगे। नन ऑफ द कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? नन ऑफ द के बाद नाउन 2 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है, यहीं पे लिख देता हूं ये, नाउन अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल है। दूसरा केस क्या था? ये तो फर्स्ट केस है, सिंगुलर अनकाउंटेबल। एंड द सेकेंड केस इज कि अगर नाउन प्लूरल काउंटेबल है। देयर आर 2 सिचुएशंस। पहला सिचुएशन है कि नाउन सिंगुलर है अनकाउंटेबल और सेकेंड है प्लूरल काउंटेबल। तब क्या होगा? वर्ब की स्थिति क्या होगी? यहाँ पे लिखते हैं उस केस में वर्ब क्या होगा? पहले वाले केस में वर्ब सिंगुलर होगा, whereas in second case the verb is plural. So this is the whole concept. नन से रिलेटेड इसमें कई बार इसमें कंट्रोवर्सी भी होती है, बहस भी होता है कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है। तो कहीं पे तुमको लिखा हुआ ऐसा भी मिल सकता है नन ऑफ द रूम्स इज एयर कंडीशन। तो वहाँ पे तुमको बहस करनी पड़ेगी कि यहाँ पे रूम्स है तो रूम्स के हिसाब से चूंकि नन है इसीलिए यहाँ पे आर होगा। लेकिन कई जगह पे लोग इसको इज बोलते भी हैं और इसको सही भी मान लिया जाता है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है बट फॉर योर क्लैरिटी आई डिस्कस्ड इट टू एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डिस्कस किया। कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या बना? नन ऑफ द के बाद अगर नाउन आता है तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा नाउन के बारे में कि वेदर दिस नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल। इफ़ दिस इज सिंगुलर अनकाउंटेबल तो वहाँ पे तुम्हारा वर्ब क्या होगा? वहाँ पे वर्ब तुम्हारा सिंगुलर होगा
और अगर ये प्लूरल काउंटेबल है देन योर वर्ब विल बी प्लूरल. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 5. क्लियर? एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट होगा तो यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट में जाके तुम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. बट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन फुल डिटेल और इसमें कोई डाउट होने का चांस नहीं है. करेक्ट? अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन उसको क्लियर कर देते हैं तो अच्छा होगा. देखो यहाँ पे एक होता है ईदर, एक है एनी, उसी तरह से एक है नीदर और एक है नन. ठीक है? अब कहाँ पे ईदर यूज़ करते हैं और कहाँ पर एनी यूज़ करते हैं ये तुमको पता होना चाहिए. कहाँ पे नीदर यूज़ करेंगे, कहाँ पे नन यूज़ करेंगे, ये तुमको पता होना चाहिए. तो जब भी कोई सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस को कन्वे करता है, तो वहाँ पे हम लोग ईदर या एनी यूज़ करते हैं. और अगर नेगेटिव सेंस में हम लोग यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे हम लोग नीदर या नन यूज़ करते हैं. ठीक है? जैसे ईदर ऑफ द शर्ट्स इज़ गुड, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, वहाँ पे ईदर यूज़ किया गया. एनी ऑफ द प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड, तो वहाँ पर एनी यूज़ किया गया. ठीक है? ये एक पॉइंट है इसका. दूसरा, नीदर हम लोग निगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं कि कोई भी प्लेयर, दोनों में से कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं है. नीदर ऑफ द प्लेयर्स इज़ गुड, तो वहाँ पे निगेटिव सेंस में है तो नीदर और निगेटिव सेंस में है तो नन. अब क्वेश्चन होगा कि कहाँ पे सर ईदर यूज़ करेंगे और कहाँ पर एनी यूज़ करेंगे. तो जब दो चीज़ों की बात होती है फॉर टू, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ईदर. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो मेरे पास 2 पेन है. सपोज आई हैव 2 पेन्स और उसमें से किसी एक की बात अगर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ईदर ऑफ द पेन्स इज़ गुड, वहाँ पर ईदर. और अगर मान लो कि मेरे पास 10 पेन हैं या 12 पेन हैं तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे एनी ऑफ द पेन्स इज़ गुड, तो वहाँ पे यूज़ किया जाएगा एनी. मीन्स 2 के लिए ईदर और 2 से ज़्यादा के लिए फॉर, मोर देन 2 हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एनी. ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एरर्स कई बार पूछा जाता है इस पर. एरर कैसे पूछा जाएगा? मान लो इसी का एरर देखो, एक लिखते हैं यहाँ पे. क्वेश्चन दे देगा any of the 2 books is informative. Any of the 2 books is informative. ठीक है? तो एरर क्या दिख रहा है यहाँ पे? मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि 2 के लिए ईदर यूज़ होना चाहिए. यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन्ड, कि यहाँ पे 2 की बात की जा रही है. तो 2 के हिसाब से, 2 की बात चूंकि की जा रही है तो 2 के हिसाब से क्या होगा? एनी यहाँ पे गलत है. इन प्लेस ऑफ एनी इट शुड बी ईदर ऑफ द 2 बुक्स इज इंफॉर्मेटिव. तो इस तरह का एरर पूछा जाता है. ये फंडा क्लियर होना चाहिए. उसी तरह से नीदर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? नीदर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर 2. जैसे पॉजिटिव केस में ईदर, नेगेटिव केस में नीदर. और नन हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर मोर देन 2, 2 से ज़्यादा के लिए नन यूज़ करते हैं. क्लियर? इसका भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे. देखो इसका एरर में कैसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा. इस पर बेस्ड neither of the news items of this newspaper is authentic.
neither of the news items of this newspaper is authentic. क्लियर? यहाँ पे देखते हैं कि नीदर यूज होना चाहिए या नन यूज होना चाहिए. दिस यू हैव टू डिसाइड. अब यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है न्यूज़ आइटम्स की. तुम्हारा पॉइंट हो सकता है कि सर न्यूज़ आइटम्स दो भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे देखो आगे जब सेंटेंस में हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में प्रैक्टिकली दो ही न्यूज़ आइटम्स होते हैं क्या? नहीं ना, उसमें तो बहुत से न्यूज़ आइटम्स होते हैं. तो जब बहुत से न्यूज़ आइटम्स की बात की जा रही है, यानी कि न्यूज़ आइटम्स आर मोर देन 2, दिस इज इस्टेब्लिश्ड. ये चीज़ एकदम तय है कि न्यूज़ आइटम्स कितने हैं? मोर देन 2. तो जब मोर देन 2 हैं तो यहाँ पे नीदर का जो यूज़ है ये गलत है. नीदर शुड नॉट बी यूज्ड. इन प्लेस ऑफ नीदर वी शुड यूज नन. यहाँ पे नीदर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, नीदर की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे नन. राइट? तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 5 जिसको कि डिटेल में बताया गया, और इन दोनों के बीच में भी जो भी क्लैरिटी देनी थी वो दे दिया गया. इस पर भी बेस्ड एरर्स कई बार आता है, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना. ठीक है? देन वी मूव ऑन टू द लास्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नाउन्स एंड नंबर्स, और इसको भी ठीक से समझना होगा क्योंकि इस पर भी बेस्ड एरर्स आते हैं. फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट 4 रेलेवेंट एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स दे के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना ये बहुत अच्छा होता है, और स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि सर इससे अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है. तो पहले मैं तुम्हारे लिए 4 एग्जाम्पल्स लिखता हूँ जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दूंगा. तो यहाँ पे दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 6. इसके एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द life insurance business comes from rural areas. Most of the life insurance business comes from rural areas. आज ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया क्योंकि मैं LIC में काम कर चुका हूँ. आई वॉज अ सीनियर ब्रांच मैनेजर विद LIC, और at the time of quitting my job in the year 2010, December 2010, I was the in charge of समस्तीपुर branch. तो ये एक बहुत important information है. देखो, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, और आज बहुत इंपॉर्टेंट डे भी है इसीलिए आज इसको भी डिस्कस किया. टुडे इज़ 1 सितंबर, और आज ही के दिन LIC की स्थापना हुई थी इन द ईयर 1956. LIC वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 सितंबर 1956. आज इसका 64th बर्थडे है. ठीक है? मोस्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कम्स फ्रॉम रूरल एरियाज. वाई दिस स्टेटमेंट? इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट तुमको बताता हूँ कि अगर देखा जाए तो LIC की जो मेन ब्रांचेस हैं वो 2048 हैं पूरे इंडिया में. देयर आर 2048 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया. और उस समय की बात है 2009-2010 की बात अगर हम करें, तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाला ब्रांच पूरे इंडिया में कौन सा है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? तुरंत हमारे दिमाग में आएगा बड़े शहर, जैसे हो सकता है बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता, पुणे. ये सब मेरे दिमाग में आएगा कि ये सब रिच जगह है, बड़ा शहर है, तो वहाँ ज़्यादा अच्छा बिजनेस होता होगा. But you will be taken aback, you will be surprised to learn that सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाला ब्रांच कौन था इंडिया में? इट वॉज हाजीपुर. हाजीपुर जो ब्रांच है हमारा, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाला ब्रांच था. मेरी जो ब्रांच थी समस्तीपुर, ये इंडिया में नंबर 6-7 पर आती थी बिजनेस के मामले में. और ये जो जगह है हाजीपुर या समस्तीपुर, ये कैसा है? शहर तो है नहीं, ये रूरल एरियाज़ है, और वहाँ से बिजनेस काफ़ी ज़्यादा आता था लाइफ इंश्योरेंस का.
तो one example is most of the life insurance business comes from rural areas. Second example, most of the students want to obtain good marks. Most of the students want to obtain good marks. ये सेकेंड एग्जाम्पल था. अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल और फोर्थ एग्जाम्पल. All of the crockery was broken in transit. यहाँ पे यूज़ किया गया एक फ्रेज इन ट्रांजिट. इन ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में. मान लो कोई क्रॉकरी का से भरी हुई एक ट्रक है जो मुंबई से पटना आ रही है और रास्ते में सारे क्रॉकरी टूट गए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल ऑफ द क्रॉकरी वॉज ब्रोकन इन ट्रांजिट. देन फोर्थ एग्जाम्पल, all of the Baratis are drunk. All of the Baratis are drunk. ठीक है, ये चार एग्जाम्पल्स है. यहाँ पे तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर को लगता है कि बाराती का इंग्लिश पता नहीं है, इसीलिए सर क्या लिख दिए इसको हिंदी में ही, हिंदी का इंग्लिश जो इंग्लिश में इसको लिख दिए बारातीज. बट सही बात है, बाराती के लिए कोई इंग्लिश नहीं होता. हाँ, बारात के लिए इंग्लिश जरूर होता है. बारात के लिए इंग्लिश होता है मैरिज प्रोसेशन. मैरिज प्रोसेशन, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया प्रोसेशन. प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस. जुलूस के लिए जब कोई रैली निकलती है जहाँ पे 400-500 लोग होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेशन. अभी जैसे मुहर्रम था, मुहर्रम के प्रोसेशन को बैन कर दिया गया अभी इंडिया में कोविड-19 की वजह से. नहीं तो उस तरह का जो गैदरिंग होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेशन. तब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर बारात को आपने प्रोसेशन क्यों कहा? बारात को प्रोसेशन क्यों कहा? तो पहले ऐसा ही होता था. आजकल ज़माना थोड़ा बदल गया है, बट आज से 15 साल 20 साल पहले की बात करें, जब रिसेप्शन नहीं हुआ करता था तो उस समय बारात में 500, 600, 700 लोग जाते थे. अगर मान लो कोई कंजस्टेड गली है और उसमें एक ही बार में अगर 600 लोग आ गए तो क्या होगा? कैसा सिचुएशन लगेगा जैसे कोई जुलूस आ गया. दैट वे बारात इज कॉल्ड मैरिज प्रोसेशन, राइट. तो ये तो था कि बारात को प्रोसेशन क्यों कहा जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन. कमिंग बैक टू दीज 4 एग्जाम्पल्स, हम लोग डिस्कस करते हैं पहले इन दोनों को और उसके बाद इन दोनों को. इन दोनों में एक चीज़ तुमको कॉमन दिख रही होगी एंड दैट इज मोस्ट ऑफ द. यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द. ठीक है, अभी जो डिस्कस हम लोगों ने किया था 4th नंबर पे, उसमें क्या था? ईच, एनी, ईदर, नीदर. उसी से मिलता जुलता यहाँ पर भी है मोस्ट ऑफ द. अब इसके बाद यहाँ पे नाउन पर फोकस करने की ज़रूरत है कि मोस्ट ऑफ द के बाद आने वाला नाउन कौन सा है. ठीक है, अगर एग्जाम्पल 1 की हम बात करें तो यहाँ पे मेरा नाउन है बिजनेस. ठीक है, बिजनेस इज द नाउन जो कि मोस्ट ऑफ द के बाद आ रहा है. हाँ, बिजनेस के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि कौन सा बिजनेस भाई? तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. तो बिजनेस यहाँ पे जो नाउन है इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है. तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज ए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन. ये सिंगुलर अनकाउंटेबल है. तुमको सुनकर ताज्जुब होगा कि बिजनेस इज रिलेटेड टू मनी, तो हाउ अनकाउंटेबल? तो मैंने बताया था पहले कि मनी अनकाउंटेबल है. रुपया पैसा काउंटेबल है बट मनी इज अनकाउंटेबल. जैसे फर्नीचर
तो अनकाउंटेबल है, बट चेयर एंड टेबल आर काउंटेबल। ठीक है, सो मोस्ट यहाँ पे बिजनेस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। नाउ वी कम टू सेकेंड एग्जाम्पल। अब नहीं, पहले इसी में डिस्कस करते हैं कि अगर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा। तो इसके बाद आने वाला वर्ब यहाँ पे कम्स है। कम्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक झटके में अगर किसी से भी पूछा जाएगा तो वो बोलेगा कि कम्स में चूंकि एस लगा हुआ है इसीलिए सर ये प्लूरल वर्ब है, बट दिस इज ए ब्लंडर। ये ब्लंडर है। जब भी वर्ब में हम एस लगाते हैं तो इट बिकम्स सिंगुलर। इसको हमेशा ध्यान रखना। 1000 बार बताने के बाद भी इसमें हम लोग कभी कभी गलती कर देते हैं, बट वेन एवर वर्ब में एस लगा होता है तो ये सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे बिजनेस चूंकि सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, देन वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, क्या है ये ऑब्वियसली प्लूरल है, और इसके बाद आने वाला ये जो वर्ब है ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल ही है। ये भी वॉन्ट भी एक प्लूरल वर्ब है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है और इसीलिए वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा प्लूरल होता है, तो ये भी प्लूरल है। ठीक है, देन ये वाला फंडा अगर क्लियर हो गया कि मोस्ट ऑफ द के बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। मोस्ट ऑफ द के बाद आने वाला नाउन अगर प्लूरल है तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। यही वाला चीज़ इसमें भी अप्लाई होता है, बट यहाँ पे मोस्ट की जगह पे यूज़ किया गया है ऑल। ऑल ऑफ द। अगर हम इसकी बात करें क्रॉकरी की तो कप, प्लेट, सॉसर ये तो काउंटेबल है, बट क्रॉकरी एज ए होल इज अनकाउंटेबल। जैसे फर्नीचर है उसी तरह से क्रॉकरी भी है, तो ये क्रॉकरी अनकाउंटेबल है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ वर्ब क्या यूज़ किया गया? इसके साथ वर्ब यूज़ किया गया वॉज, जो कि खुद सिंगुलर है। तो अगर हम देखें तो 1 और 3 ये एक जैसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि नाउन सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। अब एग्जाम्पल 4 में अगर हम देखते हैं तो बारातीज क्या है? बारातीज एक नाउन है जो प्लूरल है, और चूंकि बारातीज प्लूरल नाउन है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो भी प्लूरल है। ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स हैं, 2 तरह का केस है और 2 अलग अलग टर्म्स इसमें यूज़ किए गए हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट 6। इसको फ्रेश अगर हम लिख देंगे एक फॉर्मूला के रूप में तो वो हमेशा याद रहेगा। इसको ऐसे लिखते हैं, मोस्ट ऑब्लिक ऑल। कभी मोस्ट भी लिखा हुआ दिख सकता है, कभी ऑल भी लिखा हुआ लिख सकता है, मिल सकता है। मोस्ट ऑब्लिक ऑल ऑफ द प्लस नाउन। नाउन के लिए 2 सिचुएशन है। नाउन कैसा हो सकता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल और दूसरा क्या हो सकता है? प्लूरल अनकाउंटेबल। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर इफ नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे वर्ब की बात करना पड़ेगा कि वर्ब क्या होगा। दोनों केस के लिए अगर हम देखें तो सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए वर्ब क्या होगा? वर्ब विल बी सिंगुलर, और प्लूरल अनकाउंटेबल के लिए वर्ब क्या होगा? प्लूरल। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट नंबर 6। ये इसको इस तरह से लिख दिया गया। लैंग्वेज में भी हम लोग लिख सकते थे, बट ऐसे भी लिखने से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी भी सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द या ऑल ऑफ द, और उसके बाद नाउन रहता है, तो वी नीड टू फोकस ऑन नाउन
वेदर दिस इज सिंगुलर और प्लूरल। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, एंड इफ द नाउन इज प्लूरल देन द फॉलोइंग वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। तो ये था 6 इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू नंबर्स जिस पर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब नाउन का हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब ये वाला चीज़ कई क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, और अगर ये क्लैरिटी होगी दिमाग में तो यू विल बी एबल टू टिक द आंसर वेरी करेक्टली, उसमें कोई डाउट तुम लोगों के दिमाग में नहीं होगा। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केस के बारे में। केस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नाउन का, और केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन ए वेरी ल्यूसिड मैनर। इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे एग्जाम्स में आएंगे अगर नाउन और केसेस से रिलेटेड, तो उसको तुम लोग अच्छे तरीके से डील कर सकोगे। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए कंटेंट्स के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।